तो जियोपोल आईएएस के इस नए इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हर एक सब्जेक्ट की जो सबसे फेमस बुक्स हैं, इनके क्रक्स से आपको जो है परिचित कराया जा रहा है और उसकी डिटेल नॉलेज आपको दी जा रही है। जैसे पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल पर और पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत की बुक को ख़त्म करूंगा, तो बेस हमारा लक्ष्मीकांत का होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो लक्ष्मीकांत की किताब से क्लियर नहीं हो सकता है। इसलिए इस क्लास में आपको डीडी बसु की बुक का भी जो है काफ़ी कुछ हिस्सा मिलेगा और ये क्लास डीडी बसु और लक्ष्मीकांत दोनों लोगों की बुक का एक कॉम्बिनेशन होगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो, दोनों ही के लिए इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी ये क्लास। तो आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिए। आज का जो हमारा है क्लास शुरू कर रहे हैं, हम लोग पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास। क्योंकि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो ये चीज हमको जाननी होगी कि ये डेवलप हुआ है या एक ही दिन में बनाया गया है। कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा ने संविधान को 3 साल में का जो टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1950 के बीच में बना दिया था। लेकिन इसके पीछे एक डेवलपमेंट का अपना इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी जानना जरूरी है। और ये इतिहास शुरू होता है एक्चुअल में 1773 से और खत्म होता है ये हिस्ट्री 1947 तक। इसके दो बिल्कुल अलग अलग पार्ट हैं। जो 1947 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम संविधान कहते हैं, यह जो इसके पहले के जितने भी दस्तावेज हम पढ़ेंगे वो भी कानून है। ये सिर्फ इस मामले में अलग है। हमारा जो 1947 के बाद का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक चीज के मामले में अलग है। इसके पहले के जितने भी नियम थे, कानून थे, जो भी सिचुएशन थी, जो भी बनाया जा रहा था कानून, ये अंग्रेज संसद या ब्रिटिश संसद ने हमारे ऊपर लागू किए थे। और 1947 के बाद का जो कानूनी दस्तावेज है, वो दस्तावेज हमने अपने लिए खुद से बनाया था। भारत के लोगों ने इसको बनाया है। इसी से इसकी महत्ता समझ में आ जाएगी कि जो हम इस पूरे सीरीज में पढ़ने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, वो क्यों सबसे ज्यादा बेहतर है। आज के समय में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना है कि इससे पहले की सिचुएशन में हमारे ऊपर शासन कैसे किया जा रहा था। और किसी भी देश का संविधान अगर उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, संविधान के बारे में समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ग्रैंडम ऑफ द लैंड। यानी कि इसके ऊपर कोई और कानून नहीं होता है। यही संविधान ये फिक्स करता है कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा और कितना शासन करेगा। तो संविधान हमको ये बताता है कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा और कितना शासन करेगा। तो हमने अपना संविधान 1950 में तैयार किया, अपने ऊपर लागू किया। लेकिन 1950 के पहले जब अंग्रेज यहां पर आए, वो अपना सिस्टम एक बना रहे थे, तो वो भी कुछ नियम कानून के हिसाब से ही चलते थे। वो भी शासन एक तरह से कहें तो मनमाना नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था कि उसमें इंडियन लोगों का कोई रोल नहीं था। यानी हम भारतीय लोग जो है इसको लेकर, उस शासन प्रणाली को लेकर अपनी बातों को कहने के लिए सक्षम नहीं थे। हम ये निर्णय नहीं लेते थे कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। हम ये निर्णय नहीं लेते थे कि हमारे ऊपर कैसे शासन किया जाएगा। हम ये निर्णय नहीं लेते थे कि कितना शासन किया जाएगा, शासन की शक्ति कितनी होगी, हमारी स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इन सब चीजों का निर्णय 1947 के पहले हमारे हाथ में नहीं था, ये था ब्रिटिश संसद के हाथ में।
तो ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर शासन कर रही थी, इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं, और यही है हमारा इतिहास। इस इतिहास को क्लियर दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट है कंपनी का शासन, यानी कंपनी जब हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। ये इतिहास शुरू होता है 1773 से और आता है 1853 तक। और आप सभी लोगों को पता है कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को बीच से हटा दिया गया था और हमारे ऊपर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ 1858 से और ये खत्म हुआ 1947 में। इसी बीच के इतिहास को पढ़ना है। ये दोनों पार्ट बिल्कुल क्लियर हैं इस चीज को लेकर कि हमारे मन में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज क्या है? 1973 से 1853 पे एक चीज क्लियर है कि हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही है, तो 73 से लेके 1853 का जो इतिहास है वो ब्रिटिश संसद कंट्रोल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका इतिहास है कि भारत के ऊपर जो ब्रिटिश संसद है वो कंट्रोल करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस तरह से शासन कर रही है, उसके क्या अधिकार होंगे, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसका निर्णय होगा 1773 से 1853 तक। अब इसके बाद जब सेकेंड पार्ट शुरू होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन काल आएगा, तो 1858 में इंडियन लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा वो 0% होगा शासन में। यानी भारतीय लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। ब्रिटिश सरकार ये फैसला करेगी कि भारत में कैसे शासन हो। यहां से जो यात्रा शुरू होगी वो धीरे धीरे 1947 तक आएगी। और ये जो दौर होगा, ये धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यानी भागीदारी बढ़ेगी। भागीदारी बढ़ेगी। किसकी भागीदारी बढ़ेगी? भारतीय लोगों की। शासन में भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। यहां पर 0% हम होंगे और 1947 में 100% पार्टिसिपेशन होगा भारतीय लोग। इसी इतिहास को हमको समझना है और पढ़ना है। तो हम अब शुरू करते हैं अपनी ये विकास यात्रा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिफोर 1947, 1773 से पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले यहां पर आ गई, लेकिन आने से पहले कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ताकत दी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमको याद रखना है वो है 1600 का शाही 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी चीज मिली जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी दुनिया में प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली होने का सबसे बड़ा कारण थी। वो क्या थी? 1600 ईस्वी के ब्रिटिश चार्टर ने क्या दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज से व्यापार का एकाधिकार। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक साल पहले ही बनी थी, ये फार्म हुई कंपनी, इस कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडीज से व्यापार पे मोनोपोली प्रदान की। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडीज, जिसमें भारत भी शामिल था, इसमें शामिल है भारत प्लस दक्षिण पूर्व एशिया। इस दस्तावेज ने यह क्लियर कर दिया कि अगर किसी इंग्लैंड के व्यक्ति को व्यापार करना है भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से, तो वो व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही माध्यम से होगा। यानी अगर किसी को भारत कोई सामान भेजना है तो उसका माध्यम क्या होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी होगी।
किसी को भारत से कोई सामान मंगाना है तो उसका माध्यम क्या होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से प्रशासन पे कंट्रोल करने की स्थिति में थी और पूरे व्यापार पर, यानी इंग्लैंड का जो भी व्यापार ईस्ट इंडीज से होगा उसके ऊपर पूरी की पूरी मोनोपोली 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा किया क्यों गया होगा? सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश संसद एक ही कंपनी पे इतना मेहरबान क्यों थी? तो हमको वापस जाना पड़ेगा 1600 ईस्वी के इंग्लैंड पर। 1600 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में जो सत्ता थी वो बहुत ही स्टेबल नहीं थी और औद्योगिक क्रांति भी अभी नहीं हुई थी। सिचुएशन ये थी कि वहां पर व्यापार ही एक ऐसा माध्यम था जिसके कारण जो है उन्नति हो सकती थी और प्रगति हो सकती थी। पूरे यूरोप में यही कंडीशन चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर हमको एकाधिकार दिया जाए, मोनोपोली दी जाए इस व्यापार में, तब हम अपने सारे संसाधन जो है इसी व्यापार को आगे बढ़ाने में झोंकेंगे। तो सरकार को ये लगा कि अगर जो है हम ऐसा कर देते हैं तो ये कंपनी बेहतर ढंग से काम करेगी और अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए अधिक से अधिक एफर्ट लगाएगी और ऐसा करने के कारण अल्टीमेटली बढ़ेगा व्यापार, प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो तो आएगी इंग्लैंड के पास ही। संसाधन संपन्न होंगे, इंग्लैंड के अन्य लोगों को जो व्यापार करना होगा दक्षिण एशिया से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हो ही जाएगा। यही सब सोचकर जो ये मोनोपोली इनको दी गई थी। और सबसे खास बात क्या है, अभी आप याद रखिएगा, ये मोनोपोली लगातार 1813 तक चलती रही। 1813 तक आगे घटनाओं में हमें देखेंगे। यानी 1600 ईस्वी से जो एकाधिकार मिला था व्यापार पर ईस्ट इंडीज से, वो एकाधिकार 1813 तक निर्विवाद रूप से चलता रहा। यानी इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जो है भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, ईस्ट इंडीज के और देश दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार नहीं कर सकता था और ये मोनोपोली 1813 तक लगातार चलती रही। इसी बीच में एक और घटना हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली बार 1766 में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया था। अब आप एक चीज पे गौर करिए, ये सिक्का ढालने का काम करता कौन है? कौन करता है? जो किसी भूभाग पे, क्षेत्र पे शासन करता है, यानी सरकार का ये अधिकार होता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में जो टेरिटरी आती है उसके लिए सिक्के ढाले। ये पहली प्राइवेट कंपनी थी दुनिया की जिसको सिक्के ढालने का भी काम दे दिया गया था। इसके आगे बढ़ने के बाद, चूंकि इंग्लैंड से उस समय दूर दूर की यात्रा करना इतना आसान नहीं था आज की तरह से कि आप 24 घंटे में कहीं भी पहुंच जाएंगे। 6-6 महीने लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार भी दिया गया था कि वो अपने सेटलमेंट में, जैसे वो कहीं जाता है बहुत सारे लोगों को लेके, वो लोग जाके जो है व्यापार करने के लिए किसी अन्य देश में जाके रहते हैं, अपनी जमीनें खरीदते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, वहां पर रहते हैं, तो उस सेटलमेंट के लिए कानून बनाने का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। और कानून बनाने का अधिकार बेसिकली होता किसका है? गवर्नमेंट का होता है या सरकार का होता है। तो जब कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया, सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार ताकतवर होती जा रही थी। इस चीज पे हमको गौर करके रखना है। ऐसे समय में अब हम लोग लौट आते हैं भारत के इतिहास में। भारत में क्या क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पहले से आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आए हुए 100 साल के ऊपर हो गया था। इस पूरे टाइम पीरियड में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। वो अब केवल व्यापार तक सीमित रहना नहीं चाहती थी, वो अपनी शर्तों पे व्यापार करना चाहती। और भारत में सिचुएशन ये थी कि मुगल साम्राज्य जो भारत को पूरी तरह से एकताबद्ध किए हुआ था, वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय जो मुगल एम्पायर था वो पूरे भारत को लगभग कवर करता था, पूरे भारत में फैला हुआ था। शासन प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल मजबूत थी, सेनाएं बहुत ताकतवर थीं। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी की ही मुद्रा में थी, वह व्यापार करने तक ही अपने आप को सीमित रखे हुई थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत तेजी से जो है मुगल जो शक्ति थी उस पर क्षरण शुरू हो गया। धीरे धीरे करके सत्ता कमजोर होती चली गई।
इसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उसने बिल्कुल ही मुगल सत्ता को खोखला कर दिया। इसके बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षत्रप उभर के चले आए। जैसे अवध में नवाबी शासन शुरू हुआ, बंगाल में अलग शासन शुरू हो गया, हैदराबाद एक अलग रियासत बन गई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियों का उदय हुआ। अब इन शक्तियों के बीच में अंग्रेजों को मौका मिला हस्तक्षेप करने का और अपनी शक्ति बढ़ाने का। और सबसे पहला मौका आया 1757 में। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में चाहे धोखे से कहिए या दगाबाजी से कहिए, नवाब की हार हुई, शुजाउद्दौला की, और अंग्रेजों ने अपना जो पिट्ठू शासक है उसको नवाब के रूप में मीर जाफर को वहां पर नवाब बनाया। अब जब अंग्रेजों पे निर्भर हो गया वो नवाब, तो अंग्रेजों ने अपनी शर्तें मनवानी शुरू की, उससे अपने हिसाब से काम कराने की कोशिश की, व्यापार में अधिक से अधिक लूट बढ़ाने की कोशिश की, बड़े बड़े उपहार लेने शुरू कर दिए। इसके बाद एक घटना घटी 1765 में। 1765 में उत्तर भारत की जो तीन महत्वपूर्ण शक्तियां थी, अवध के नवाब, शाह आलम और बंगाल के नवाब, इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया। और इस घटना के कारण सीधा शासन शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में मिले दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार। टैक्स वसूलने का अधिकार, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार इनको मिल गया। कहां कहां मिला? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स कलेक्शन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में मिला। यानी कि जो व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी वो टैक्स वसूल करने का काम करने लगी। यानी किसका काम करने लगी? फिर से देखिए, सरकार की तरह काम करने। जो गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल में माना जाता है कि जो सरकार होती है उसी के पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए, और यही होता भी है। लेकिन 1765 की संधि के तहत टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय का जो बंगाल था वो बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही संपन्न राज्य था, और वहां पर जैसे ही टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार मिला, साथ में बिहार और उड़ीसा तो था ही, जितने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे सारे के सारे भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए। आकंठ डूबने का मतलब कि जिसको जहां से मिला उन लोगों ने लूट खसोट की व्यवस्था शुरू कर दी। और स्थिति क्या हो गई? कंडीशन ये हुई कि कंपनी के कर्मचारी अमीर होते गए, ठीक है, और इसका दूसरा क्या हुआ? कंपनी कंगाल होती। यानी कि कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनके पास तो अकूत संपत्ति उन लोगों ने इकट्ठा की, लूट के, खसोट के, जैसे भी। क्योंकि जब दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले तो उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों के ऊपर बहुत सारे जो है टैरिफ की छूट दे दी। अलग अलग तरह के सबको जो है पत्र दे दिए गए कि आप अपना सामान यहां से वहां तक, इस जगह से दूसरी जगह तक फ्री में ले जा सकते हैं। और आप फ्री में ले जा सकते हैं तो इसी को वो इंडियन व्यापारियों को बेचने लगे। इसके अलावा चूंकि शासन सत्ता में उनकी पहुंच ज्यादा हो गई थी, तो ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी थे वो भारतीय जो व्यापारी थे, भारतीय जो छोटे छोटे राजा थे, जमींदार थे, उनसे बहुत भारी मात्रा में गिफ्ट भी वसूल करने लगे। तो कुल ले दे के राजस्व का नुकसान हुआ कंपनी का, कंपनी होती गई कंगाल और कर्मचारी होते गए अमीर। सबसे बड़ी समस्या यही थी। ऐसे समय में जो रिपोर्ट यहां से पहुंच रही थी, ब्रिटिश संसद को लगा कि भारत जैसे इतने विशाल देश में शासन एक कंपनी के हाथ में आ गया है, तो ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा जो है संपत्ति इनके कर्मचारियों के पास हो जाए कि वो ब्रिटिश संसद को भी भ्रष्ट करने की स्थिति में आ जाए। इसीलिए
ब्रिटिश संसद ने कंट्रोल करने की कोशिश की कि भारत में जो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है उसके ऊपर एक नकेल लगाई जानी चाहिए, उसको कानून के हिसाब से चलाने की कोशिश करनी चाहिए, मनमाने शासन से मुक्ति मिलनी चाहिए, जो मर्जी हो वो वहां के अधिकारी करें, ये व्यवस्था खत्म होनी। और ऐसे ही समय में जब कंपनी के पास पैसे की कमी हो गई तो इसने ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा, ऋण की मांग की। अब देखिए, कर्मचारी अमीर हो रहे हैं, कंपनी कंगाल हो गई है। कर्मचारियों की अमीर होने के कारण अफवाहें तरह तरह की फैल रही हैं, ब्रिटिश संसद को कंट्रोल बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। और ऐसे ही समय में चूंकि कंपनी कंगाल हो गई है, वो सरकार से ऋण की मांग कर रही है कि हमको कुछ जो है लोन दिया जाए ताकि हम अपना जो व्यापार है उसको अच्छी तरह से चला सकें। और जैसे ही आप किसी के पास ऋण लेने के लिए जाते हैं, इस व्यक्ति के हाथ में क्या दे देते हैं आप? अब जो है अपनी शर्तें मनवाने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार थी और ब्रिटिश संसद ने अपनी शर्तों को लादने की कोशिश शुरू कर दी और ये व्यवस्था की कि मनमाने शासन से भारत को मुक्त किया जाना चाहिए। और ये शर्तें कैसी थी उस समय के भारत को हम लोग देख लेते हैं एक नज़र, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि अभी तक जो शासन था वो कैसे चल रहा था। जैसे उस समय के भारत का हम ये नक्शा देख रहे हैं एक, ठीक है। अब इस समय जो मेन सेंटर थे, एक यहां पर सेंटर था अंग्रेजों का, कलकत्ता, ठीक। दूसरा था चेन्नई में और तीसरा था बंबई में। ये है कलकत्ता, ये है मद्रास जो आज चेन्नई हो गया है, और ये है बंबई जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। अभी तक जो ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा था वो इस तरह से चल रहा था कि हर एक सेंटर पर एक गवर्नर होता था। ये सारे आपस में कांटेक्ट तो रखते थे, लेकिन एक दूसरे से यहां भी गवर्नर हैं, यहां भी एक गवर्नर हैं, यहां भी एक गवर्नर हैं, और ये अपने अपने एरिया में अपने अपने सेटलमेंट में अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं। ये एक दूसरे का सहयोग तो करते थे, जब जरूरत होती थी सेना भेजना, ये सारी चीजें, ये सारे काम आपस में करते थे, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र थे, कोई किसी का मातहत नहीं था। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली चीज कि सरकार से ऋण की मांग की गई, ऋण की मांग करते ही शर्तों को लादने की स्थिति में ब्रिटिश सरकार आ गई और उसने अब जो है शुरू किया अपना अगला काम कि किस तरह से ब्रिटिश जो भारत है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है वहां का शासन कैसे चलाया जाएगा। और इसको लेकर सबसे पहले आया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 में जो शासन व्यवस्था थी वो ये थी कि तीन मेन सेंटर थे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, उनकी अलग अलग काउंसिल थी, वो अपने अपने शासन को अलग अलग ढंग से चलाया करते। इस व्यवस्था में सबसे पहला चेंज क्या आया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, मौजूदा जो गवर्नर थे, इनके पद नाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, अब नाम बदला गया तो कुछ काम में भी परिवर्तन होगा। काम क्या बदला गया? बंबई और मद्रास की सरकारों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
चेंज समझ में आ रहा है? अभी तक जो तीनों गवर्नर हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग अलग होकर बात कर रहे हैं। इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के मातहत कर दिया गया बंबई और मद्रास को। यानी कि बंबई और मद्रास अब जो पहले की तरह स्वतंत्र जो है सरकारें नहीं रह गई, उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रहना। ठीक है, अभी तक बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो अपनी मर्जी से शासन चलाते थे। अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल शासन कैसे चलाएंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल की एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई। गवर्निंग काउंसिल में 4 सदस्य। एक गवर्निंग काउंसिल बनी किसकी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। और बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 सदस्य। ठीक है, अगली चीज, सारे फैसले बहुमत से होने थे। यानी कि 4 ये और एक गवर्नर जनरल मिलके जो बहुमत होगा उसी से फैसला होगा। ठीक है, गवर्नर जनरल बराबरी की दशा में गवर्नर जनरल निर्णायक वोट करेगा। निर्णायक वोट मतलब ये 4 लोग मिलके किसी मुद्दे पे बहस करेंगे, फैसला करेंगे। अगर 3-1 से फैसला हो गया तब ठीक है, अगर 2-2 की बराबरी हो गई तब गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, अगली चीज क्या हुई, गवर्नर जनरल काउंसिल की राय मानने के लिए बाध्य है। यानी कि जो भी फैसला काउंसिल करेगी उसको मानने के लिए गवर्नर जनरल हमेशा बाध्य रहेंगे। ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों पे गौर करके और चीजों को देखिए। पहला, काउंसिल बना दी गई, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया बंबई और मद्रास को। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को मनमानी करने पर अंकुश लगाने के लिए 4 लोगों की काउंसिल बना दी गई। ये 4 सदस्य मिलकर सारा काम करेंगे, गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। यहां पर निर्णय होंगे बहुमत से। जब अगर बराबरी की स्थिति आ जाएगी, 2-2 के बराबर वोट हो गए, तभी गवर्नर जनरल को अपना वोट करेंगे, निर्णायक मत देंगे और गवर्नर जनरल काउंसिल की राय को मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी शासन अब गवर्नर जनरल मनमाने ढंग से नहीं करेगा। बंगाल का गवर्नर जब तक था 1773 से पहले, वो अपने हिसाब से फैसले लिया करता था, लेकिन अब उसको 4 लोगों की राय लेनी पड़ेगी। देखिए, जब हम कानून के शासन की बात करते हैं, संविधान के हिसाब से शासन चलाने की बात करते हैं, संविधानवाद की बात करते हैं, तो ये इसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करता है कि मनमाना शासन किसी एक व्यक्ति या एक समूह का नहीं होना चाहिए। हर एक में लोगों की राय लेनी चाहिए। यही व्यवस्था तो है हमारे यहाँ। आज के समय में देखिए, एक संसद जैसी बॉडी है जो ये फैसला करती है कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और उस संस्था के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है हमारी संसद रखती है। ये सारी चीजों को हमको अच्छी तरह से मानने की जरूरत होती है। ठीक है, वही व्यवस्था धीरे धीरे बनाई जा रही है। यानी गवर्नर जनरल इस सरकार का प्रधान तो है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है, लेकिन मनमानी करने से उसको रोकने के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल भी है और इस काउंसिल की राय मानने के लिए गवर्नर जनरल को बाध्य किया गया है। कंडीशन ये थी, उस समय की वस्तु स्थिति एक्चुअल में समझिए तो बहुत ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था पूरा कंपनी का प्रशासन। इसी के ऊपर कंट्रोल करना था। वारेन हेस्टिंग जो है उस समय बंगाल के गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग 1773 के बाद गवर्नर जनरल बन गए। पूरे भारत की शासन सत्ता उनके पास आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि ये 4 लोग भी साथ ही साथ आ गए।
अब इन 4 लोगों के हिसाब से ही वारेन हेस्टिंग को काम करना था। और अल्टीमेटली ये व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही थी, नहीं चल रही थी, अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला जो चेंज किया गया 1773 के एक्ट में, वो चेंज था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में कानूनों के हिसाब से शासन करने के लिए, न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत लोगों के हिसाब से अलग अलग कानूनों को लागू करेगा। कानून के हिसाब से जिसको न्याय की जरूरत होगी वो यहाँ पे जा सकता था और अपने हक में या मुकदमा लड़के न्याय प्राप्त कर सकता था, इसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई और 4 लोगों की काउंसिल गवर्नर जनरल के ऊपर लगा दी गई। ये है सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं 1773 की कंडीशन की। ठीक है, अब इसके बाद ये है 1781 का संशोधन अधिनियम। लेकिन 1781 से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसके प्रधान न्यायाधीश को बनाया गया था? प्रधान न्यायाधीश, यानी आज के जो सीजेआई हैं उनका प्रतिनिधित्व करते थे एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे भारत के पहले सीजीआई माने जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के तहत हुई थी 1774 में, और एलिजाह इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। अब हम लोग चलते हैं 1781 में। जब कोई सिस्टम नया नया बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं जब वो काम करने में आता है। कागज पे कोई कानून पास कर देना और उसको वैसे ही लागू करा देना, दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। जब लागू किया गया 1773 को, सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नर जनरल की काउंसिल ने अपना काम करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम्स तुरंत आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम थी अधिकार क्षेत्र की, अधिकार क्षेत्र की, और क्लैश था गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में कि इन दोनों के बीच में आपसी संबंध क्या होगा। जैसे टैक्स का मामला है, टैक्स वसूली की गई और किसी व्यक्ति ने जो है अपनी अपील दायर की कि हमसे ज्यादा टैक्स ले लिया गया है। इसका फैसला गवर्नर जनरल की काउंसिल में हुआ, उसने कोई फैसला दे दिया। अगर वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उसने इसके खिलाफ फैसला दे दिया गवर्नर जनरल काउंसिल के, तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? दोनों ही शासन के सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। जैसे आज के समय में हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं, तीनों एक बराबरी की पोजीशन में रहते हैं। तीनों के अधिकार क्षेत्र बिल्कुल बटे हुए होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनके अधिकार क्षेत्र को भी स्पष्ट करना जरूरी था कि किस मामले में ये सुप्रीम होंगे, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगा। इसी चीज को करने के लिए 1781 कानून लाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करके गवर्नर जनरल इन काउंसिल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। यही सबसे मेन बात है। क्या है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये कंपनी है, इसका काम था प्रॉफिट कमाना अधिक से अधिक। दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद थी, उसका भी लक्ष्य यही था कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए भारत पे शासन करके। भारत के लोगों को न्याय देना कभी भी जो है ब्रिटिश संसद का जो कोई लक्ष्य नहीं था। ये तो स्वाभाविक ही था कि अगर ये जस्टिस के सिद्धांत पे काम करने वाली संस्था है और ये लाभ के या प्रॉफिट पे काम करने, ये किसके लिए काम करने की कोशिश करेगी? न्याय के लिए। ये किसके लिए काम करेगी? ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश लोगों के फायदे के लिए। तो ये स्वाभाविक है कि कम से कम 1781 की जो कंडीशन थी उसमें
पक्ष किसका मजबूत होगा? लाभ का ही मजबूत होगा। दोनों ही की दोनों चाहते थे कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इसीलिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया था। यही एक 1781 के जो एक्ट था, संशोधन यही किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अब देखिए, हम जब कोई व्यवस्था बनाते हैं कुछ सुधार करने के लिए, तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब उसको लागू किया जाता है। आपके पास एक चीज क्लियर हो गई, 1773 का एक्ट बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वहां के कर्मचारियों के गिफ्ट लेने पर रोक लगाई गई, तरह तरह की व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल के 4 लोगों की काउंसिल बनाई गई, और ताकि गवर्नर जनरल की मनमानी पे अंकुश लगे। न्याय देने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं काम कर नहीं पा रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू हुई गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल में। अब यहां पर सिचुएशन ये थी कि इसके ऊपर हेड थे गवर्नर जनरल और 4 मेंबर इसमें बनाए गए थे। इन लोगों के नाम थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, इस तरह के नाम थे चारों। इसमें एक सज्जन थे फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस से हमारे जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। अब इस पूरी काउंसिल की जो व्यवस्था थी, इस पे गौर करिए और सोचने की कोशिश करिए कि अगर फिलिप फ्रांसिस और इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा है, ये लोग की आपस में बिल्कुल बन नहीं रही है। क्या चल रहा है? शीत युद्ध। अब इस शीत युद्ध की स्थिति में अगर फिलिप फ्रांसिस को अपने पक्ष में फैसला करवाना है, तो इनको जरूरत है एक आदमी के वोट की, तो मामला लटक जाएगा, फिर चला जाएगा बराबरी की वोटिंग पर। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दूसरे सदस्य थे क्लेवरिंग, ये इनके बिल्कुल पक्के दोस्त थे। यानी दोनों ही लोग बिल्कुल एक साथ ही बड़े हुए थे, बिल्कुल कोई इन दोनों में अंतर नहीं था, दोनों एक ही बात कहा करते। अब अल्टीमेटली स्थिति ये हो गई थी कि वारेन हेस्टिंग जो है इसके प्रधान थे, उनको लगता था कि मैं गवर्नर जनरल हूं, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। जबकि हो क्या रहा था, फ्रांसिस और क्लेवरिंग मिलके सिर्फ किसी एक व्यक्ति को अपने साथ मिला लेते थे, तो फैसला किसका होता था? इन लोगों का होता था। वारेन हेस्टिंग को तो 2 लोगों को कन्विंस करना है, इनको केवल एक आदमी को कन्विंस करना है। तो अल्टीमेटली आपसी विवाद बहुत बढ़ गए थे, और ये विवाद यहां तक हुआ कि एक मीटिंग में जो है, गवर्नर जनरल की काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, विवाद इतना बढ़ा कि वारेन हेस्टिंग ने फिलिप फ्रांसिस को गोली मार दी थी। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। इसके खबर धीरे पहुंचेगी संसद में भी। उनको एक चीज समझ में आ गई कि इस व्यवस्था को ठीक से काम करने के लिए कुछ परिवर्तन की जरूरत है। तो पहला कारण तो ये हो गया इस पिट्स इंडिया के आने का। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी। जिस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी, सारी 1773 की, सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, वो व्यवस्था भी काम नहीं कर रही। यहां तक थी कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक पुराने जो है बंगाल की सरकार के दीवान थे, उन्होंने केस किया इसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर। वारेन हेस्टिंग के ऊपर भ्रष्टाचार का केस किया। भ्रष्टाचार का केस किया, और केस कहां किया? सुप्रीम कोर्ट में। जब उन्होंने केस किया वारेन हेस्टिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में जो आरोपी थे, जो आरोप लगाने वाले थे, नंद जी, इनको ही फांसी दे दी। अब देखिए किस तरह से एक नेक्सस काम करता है। एलिजाह इम्पे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको भेजा गया था न्याय करने के लिए।
लेकिन ये भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एलिजा इम्पे खुद जो है वारेन हेस्टिंग के साथ दुरभिसंधि करके, और कर क्या रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का केस कर रहा है उसी को दूसरे केस में फांसी की सजा दे दे रहे हैं। और ये इन लोगों के बीच मिली भगत थी। इसका पता कैसे चला? इसका लिखित साक्ष्य है जिसपे ब्रिटिश संसद में बहस भी हुई। वारेन हेस्टिंग जब गए यहां से वापस अपना कार्यकाल पूरा करके, तो उनके ऊपर मुकदमा भी चला और बुरी तरह से फंसे हुए थे, किसी तरह से उनकी जान बची थी। अल्टीमेटली क्या कंडीशन थी? एक पुल बनना था उसी समय में, जिसका टेंडर 3 लाख रुपए का निकला था। कितने का निकला था? 3 लाख का। ये पुल बनाया जाना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही थी, 3 लाख रुपए का इसका टेंडर मिला था। इस फैसले के बाद जब ये फांसी दी गई थी, इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज से इम्पे साहब, इनके एक रिश्तेदार को यही पुल बनाने का ठेका 20 लाख में दे दिया गया। अब आप लोगों को क्या इस पूरे सिस्टम को समझने में कोई प्रॉब्लम है? जो पुल 3 लाख रुपए में बनने वाला था, उसी पुल का ठेका जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनके एक रिलेटिव को 20 लाख में बनाने को दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वारेन हेस्टिंग पे भ्रष्टाचार का केस करने वाले व्यक्ति को एलिजा इम्पे ने फांसी की सजा दे दी। कहने का मतलब यह है कि 1773 का एक्ट एक जिस मंशा से बनाया गया था, वो मंशा पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जरूरत हुई कि अब जल्दी से जल्दी जो है इसमें सुधार किया जाए, और वो सुधार करने के लिए आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट बना, इस एक्ट ने पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की। इसमें सबसे पहला जो चेंज था, गवर्नर जनरल की काउंसिल है। इसमें अभी तक कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। यानी पहले 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, इसकी संख्या कर दी गई 3, ताकि विवाद को कम किया जा सके। ठीक है। दूसरा चेंज क्या किया गया? दूसरा चेंज हुआ, इंग्लैंड में दोहरा शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी डायरकी जैसी व्यवस्था की गई वहां पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को अब 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ रखा गया वाणिज्यिक कार्य, और दूसरी तरफ रखा गया राजनीतिक। अब वाणिज्यिक कार्य का मतलब हुआ कि व्यापार करने का काम, भारत से क्या मंगाया जाएगा, भारत क्या भेजा जाएगा, किसकी प्राइसिंग कितनी होगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना फायदा होगा, यानी व्यापार से संबंधित जितना काम होगा वो अलग होगा, और राजनीति से संबंधित जितना काम होगा वो अलग होगा, उसका कंट्रोल अलग होगा। आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वही कंपनी को पूरी तरह से उसके सारे महत्वपूर्ण फैसले लेता है। ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो वाणिज्यिक कार्यों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहा। तो वाणिज्यिक कामों का नियंत्रण किसके पास रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगा। यानी कि भारत से क्या मंगाना है, क्या आयात करना है, क्या निर्यात करना है, कितना निर्यात करना है, किसकी प्राइसिंग क्या होगी, ये सारे फैसले करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
राजनीतिक काम को करने के लिए यहां पे बनाया गया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मुखिया था वो थे एक मंत्री। इनको कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के मंत्री। ठीक, ये इसके अध्यक्ष, और इसमें होते थे 6 प्रीवी काउंसलर्स। राजनीतिक काम का मतलब हुआ किससे हम युद्ध करेंगे, कितना टैक्स वसूल करेंगे, किससे हम संधि करेंगे, ये सारे जो काम होंगे अब किसके नियंत्रण में होंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसका नियंत्रण होगा? इसके प्रधान होंगे एक भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के मंत्री होंगे और 6 प्रीवी काउंसलर होंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। तो सिस्टम समझ में आया कि क्या चेंज किया गया? पहला चेंज किया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर थे 4, इनकी संख्या को कर दिया गया 3। दूसरा चेंज किया गया कि अब इंग्लैंड से जो व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नर जनरल के ऊपर जो कंट्रोल किया जाएगा, वो राजनीतिक कामों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण होगा और वाणिज्यिक कामों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है कंट्रोल करेंगे। यानी कि भारत में जो भी काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर दोहरी जवाबदेही। गवर्नर जनरल जो बंगाल के होंगे वो पूरे भारत के ऊपर शासन करेंगे। अब सिस्टम क्या हो गया? अब सिस्टम होगा, अगर हम ये मान लेते हैं ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, इसके नीचे किंग है, इसके नीचे पार्लियामेंट है, संसद है। अब संसद का एक प्रतिनिधि है, मंत्री है। अब मंत्री के साथ 6 काउंसलर्स हैं। ये क्या बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर नियंत्रण कर रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस इसकी काउंसिल। यानी जवाबदेही बिल्कुल सुनिश्चित हो गई। अगर इस तीर को हम लोग थोड़ा सा मिटा दें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है, अगर इस तीर को हम लोग ऐसे कर दें, ये इसके प्रति जवाबदेह हो गए, ये इसके प्रति जवाबदेह हो गए, इसके प्रति जवाब, और ये जो है पूरे देश की जनता हो गई। ये है कंट्रोल किसका? राजनीतिक कामों का। अब यहीं पर अलग क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक कार्य। अब वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जवाबदेह होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। किसके लिए? व्यापार से संबंधित सारे कामों के लिए। यानी कि भारत में शासन सत्ता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन इनकी राजनीतिक जवाबदेही, राजनीतिक कामों की जो जवाबदेही होगी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से पार्लियामेंट के प्रति होगी, और व्यापारिक कामों के लिए वो पहले की तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो इसीलिए लाया गया था। ठीक है, अगला जो एक्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है 1786 का एक्ट। अब 13 साल बीतने को आ गए थे और भारत में प्रशासन में जो सुधार ब्रिटिश संसद चाहती थी वो होने पे नहीं आ रहा। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, काम करने में कुछ न कुछ समस्याएं चलती ही जा रही थी। जो पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार किया गया था उसने स्थितियों को थोड़ा बदला तो, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इस पे अंकुश नहीं लगा था। तब ब्रिटिश इंडिया सरकार को यह समझ में आया कि हमको अगर चेंज करना है, प्रशासन व्यवस्था को सक्षम बनाना है, तो हमको एक व्यक्ति के तौर पे बेहतर इंसान की खोज करनी पड़ेगी। और ये खोज जाके खत्म हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले भी भारत में काम कर चुके थे। इसके बाद जो अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था वहां भी काम करके आए थे। अमेरिकी गृह युद्ध में खैर अपेक्षित सफलता इनको नहीं मिली थी, लेकिन एक चीज को लेकर जो है इनकी ख्याति थी कि ये बड़े ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति। तो भारत के पूरे प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, उसका बेहतर ढंग से पुनर्गठन करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जो है सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि आप गवर्नर जनरल बन के भारत जाइए। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी? इनकी पहली शर्त थी कि इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कमांडर इन चीफ यानी सेना, दोनों पद चाहिए थे। और दूसरी शर्त थी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, काउंसिल की राय विशेष परिस्थिति में ठुकरा भी सके। कहने का मतलब है कॉर्नवालिस ने ये कहा कि हमको गवर्नर जनरल जब बन के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन गवर्नर जनरल के साथ ही साथ हमको सेनापति भी यानी सेना के ऊपर भी पूरा कंट्रोल चाहिए। यानी कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों का पद हम ही को दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कही कि जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, जिसकी राय मानने के लिए बाध्य किया गया है गवर्नर जनरल को, विशेष परिस्थिति में उसकी राय को ठुकराने की भी शक्ति हमको। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ब्रिटिश संसद ने इन दोनों शर्तों को मान लिया और कॉर्नवालिस को कहा कि आपको कमांडर इन चीफ और बंगाल का गवर्नर जनरल दोनों पद दिए जा रहे हैं, और विशेष परिस्थिति में आप अपनी काउंसिल की राय ठुकरा भी सकते हैं, लेकिन आप जो है भारत जाइए, वहां का पुनर्गठन करिए। ये इतनी बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास में, प्रशासन के इतिहास में। जब हम लोग प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ, तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आप लोगों को। आज के समय में जो पूरे देश में थानों का एक संगठन बना हुआ है, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था बनी हुई है, जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर इस तरह का जो प्रशासन बना हुआ, उसकी नींव तैयार करने का काम कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस का भारतीय प्रशासन के पुनर्गठन में बहुत बड़ा रोल है, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ कि 1786 में कॉर्नवालिस की दोनों शर्तों को ब्रिटिश सरकार ने माना और उनको भारत भेज दिया। ठीक है, अब अगली तरफ चलते हैं। अब आएगा 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793। अब प्रशासन व्यवस्था में कॉर्नवालिस आ गए थे, काफी हद तक जो है व्यवस्था ठीक हो रही थी, कंट्रोल हो रहा था भ्रष्टाचार पे, और कॉर्नवालिस एक सख्त प्रशासक थे। वो अपनी चीजों को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट भी करते थे, तो थोड़ा बेहतर प्रशासन व्यवस्था हो रही थी। इसीलिए 1773 के एक्ट ने अगले 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की का व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, 1600 ईस्वी में जो मोनोपोली या एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडीज के साथ शासन में, भारत के साथ व्यापार में, उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी बात ये की गई थी, कॉर्नवालिस को काउंसिल की राय ठुकराने की जो शक्ति दी गई थी,
वो आने वाले सभी गवर्नर जनरल तथा गवर्नर्स पर लागू कर दिया गया। यानी कि जो कार्नवालिस को विशेष सुविधा दी गई थी कि वो अपनी काउंसिल की राय को ठुकरा भी सकते हैं, इसको आगे आने वाले फ्यूचर में जो गवर्नर जनरल बनेंगे या किसी प्रोविंस के गवर्नर बनेंगे वहां तक विस्तारित कर दिया गया। यानी कार्नवालिस अपनी काउंसिल की राय को ठुकरा सकते हैं, तो आने वाले समय में जो भी गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का, वो अपनी काउंसिल की राय को एक बार ठुकरा भी सकता है, अपनी इच्छा से भी काम कर सकता है। और मोनोपोली कितने साल के लिए बढ़ा दी गई? 20 साल के लिए। तो अब 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आएगा, वो कौन सा डेट होगी? 1813। अब 1813 का जो चार्टर अधिनियम है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जिसको ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और लिखते जाइएगा नोट्स में। देखिए, अब 1813 का चार्टर एक्ट जिस समय हम लोग विचार करेंगे तो हमको थोड़ा सा उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानना होगा। 1813 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सहायक संधि की जो नीति थी, इसके द्वारा धीरे धीरे लगभग पूरे भारत पे जो है अधिकार करने की स्थिति में आ गई थी। टीपू सुल्तान को हराया जा चुका था, मैसूर पे कब्जा हो गया था। इसके अलावा मराठा जो शक्ति थी उसको भी कमजोर किया जा चुका था, उसके साथ भी सहायक संधि हो चुकी थी, यानी कि रेजिडेंट वहां भी रह रहा था। उत्तर भारत पूरा कब्जे में था ही, बंगाल तक, दिल्ली से लेके बंगाल तक सब जगह। मराठा शक्ति जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र थी, उसके ऊपर भी पूरा अंकुश जो है अंग्रेजों का हो चुका था, कंट्रोल कर चुका था। हैदराबाद भी जो है नतमस्तक था। मैसूर जो एक ताकत थी 1799 में, उसका भी पतन हो चुका था। कुल ले दे के अब अंग्रेज भारत में पूरी तरह से स्थापित सत्ता बन चुके। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में इंग्लैंड की हालत खराब थी। वहां पर नेपोलियन का जो है प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको बाकी यूरोप में व्यापार करने से नेपोलियन ने बिल्कुल रोक दिया था, तरह तरह की कठिनाइयां पैदा कर दी। इस कारण से ब्रिटिश संसद के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो व्यापारी थे उनका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग की जा रही थी कि यूरोप के साथ व्यापार जो है नेपोलियन के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो प्रॉफिटेबल धंधा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ईस्ट इंडीज यानी भारत और दक्षिण एशिया से व्यापार में है, चीन के साथ व्यापार में है, उसके ऊपर आपने मोनोपोली दे रखी है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसे समय में हमारे लिए क्या बचता है? हम कहां व्यापार करें? इस प्रेशर में आकर 1813 में कुछ परिवर्तन किए गए। सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1600 ईस्वी से चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया। क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी 1600 ईस्वी में जो ये व्यवस्था की गई थी कि इंग्लैंड के किसी व्यक्ति को अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो उसका माध्यम केवल ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, उसको खत्म कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने का मतलब था कि केवल चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही होगा, यानी भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से अगर चाय का इंपोर्ट हो रहा है इंग्लैंड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। चीन के साथ कोई व्यापार होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ये चीज जो है बिल्कुल बराबर रखेगी, यानी चाय और चीन के साथ जो है मोनोपोली बरकरार रखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके अलावा सारे जो भी व्यापार थे वो सभी इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ये कहा गया कि अब जो है कोई भी व्यक्ति चाय और चीन को छोड़कर
साउथ एशिया, ईस्ट इंडीज, भारत, इसके साथ कोई भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। यानी 213 साल बाद अब इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी भारत के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक व्यापारी कंपनी थी। उसको अपने व्यापार से मतलब था, उसको राजनीति से या किसी भी तरह के धर्म के उत्थान से कोई मतलब नहीं था। अगला चेंज जो किया गया, इस पे ध्यान दीजिए। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह पॉलिसी बनाकर रखी थी कि भारत के लोग अपने धर्म को लेकर बड़े सेंसिटिव, उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए ईसाई मिशनरियों को अब तक जो है भारत आने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई। इनसे कहा गया कि आप भारत जा सकते हैं, भारत में जाके अपना धर्म प्रचार का काम कर सकते हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले चेंज क्या हुआ? तीसरा चेंज हुआ, 1 लाख रुपए भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए दिए गए। यानी ये कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भारत में सरकार चलाने वाली कंपनी है, ये 1 लाख रुपया खर्च करेगी भारतीय लोगों की शिक्षा दीक्षा के लिए। यानी भारतीय लोग शिक्षित हो सकें, इसके लिए इतनी भारी अमाउंट जो है पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए दे दिया गया। और ये शिक्षा व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा गया कि जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए वो अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाई जाए, ताकि ब्रिटिश शासन भारत में अधिक से अधिक मजबूत हो सके। इसमें शिक्षित करने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था, इसका ध्यान रखा गया कि हम शिक्षित हों अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में, उन लोगों की जरूरत के हिसाब से, जैसे लोगों की जरूरत थी उनकी फौज तैयार करने के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया। ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई और चाय और चीन को छोड़कर भारत की व्यापार के साथ या ईस्ट इंडिया के व्यापार के साथ जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, इसको समाप्त कर दिया गया। और चौथा चेंज जो किया गया, इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 1813 के एक्ट में चेंज अलग अलग किए जा रहे थे। इसी चेंज के क्रम में एक अगला चेंज हुआ, फोर्थ। इसमें जो स्थानीय सरकारें जगह जगह गठित की जा रही थी अलग अलग शहरों में, इसमें जो है उनको भी, यानी स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि अगर हम 1813 के एक्ट की बात करें तो चाय और चीन को छोड़कर व्यापारी के अधिकार समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई और 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा के लिए रखा गया अलग से। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। इतने सब चेंज के बाद और बाकी चीजें फिर अगले 20 साल के लिए रख दी गई। तो अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? 1833 में। 1833 का चार्टर एक्ट भी एक माइलस्टोन है। इसमें बहुत सारे चेंज किए गए। सबसे पहला चेंज जो हुआ, इसको ध्यान दीजिए, कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, समाप्त हो गए। यानी कंपनी अब क्या हो गई? कंपनी अब पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई।
यानी अभी तक जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी मोनोपोली की। 1600 ईस्वी से 1813 तक पूरी मोनोपोली थी कि कोई भी व्यापार भारत के साथ होगा, ईस्ट इंडीज या दक्षिण एशिया के साथ होगा, चीन के साथ होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होगा। 1813 में सबसे पहले मोनोपोली खत्म की गई, चाय और चीन को छोड़कर कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई। 1833 तक आते आते जो इंग्लैंड के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किए, उनको ये बात समझ में आ गई कि जब तक शासन सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन में रहेगी, टैक्स वसूल करने के काम में रहेगी, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अन्य व्यापारियों को नहीं मिलेगा। वो भारत के साथ व्यापार करने में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए संसद के ऊपर इस बात का प्रेशर पड़ा कि व्यापार और प्रशासन एक ही कंपनी को नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में 1833 में जो चेंज किया गया, ये कहा गया, ब्रिटिश संसद ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोई व्यापार नहीं करेगी, वो केवल प्रशासनिक काम करेगी। उसको पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। दूसरा चेंज क्या हुआ? अभी तक जो शासन था वो हो रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया? पदनाम इसका भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद या काउंसिल थी, उसको भारत परिषद नाम दिया गया। नाम दिया गया और साथ ही सरकार का नाम भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, GOI, जो आज भी यूज होता है। यानी भारत की सरकार को भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम कब मिला? 1833 में। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या बदल के कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए 1833 में, और व्यापारिक कार्य बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला चेंज क्या हुआ? अगला चेंज हुआ इसमें, अभी तक आपने देखा कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल काम कर रही है। इसमें कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। यानी अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। ठीक है, चौथा चेंज, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी ने अपने विधायी कार्य
गवर्नर जनरल काउंसिल को सौंप दिए। इसका मतलब हुआ कि अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम कहां से होगा? सिर्फ एक जगह से होगा। वो क्या होगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यानी कि अभी तक बंबई और मद्रास अपने क्षेत्र के लिए जो थोड़ा मोड़ा कानून बना लेते थे, वो कानून बनाने का अधिकार भी इससे छीन लिया गया। और शुरुआत किस चीज की हुई? संपूर्ण केंद्रीकरण की। यानी जी 1833 का जो एक्ट था, इस एक्ट ने भारतीय प्रशासन का पूरा केंद्रीकरण कर दिया। सारा प्रशासन गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के हाथ में था। पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम सिर्फ यहीं से होना था। पूरे देश का प्रशासन इन्हीं के हिसाब से चलाया जाना था। यानी कि कंप्लीट केंद्रीकरण की शुरुआत जो है 1833 के एक्ट से की गई थी। क्लियर इतनी बात? अब और काउंसिल के मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई थी? अब 6 हो गई थी। आपको पता है 1773 में 4 सदस्यों की काउंसिल थी। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में 3 सदस्य किए गए थे। अब जो है 1833 में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 6 कर दी गई थी। क्लियर है? इसके बाद एक नया सदस्य जोड़ा गया, उसको बोला गया विधि सदस्य। यही सदस्य जो थे वो थे मैकाले। और पूरे देश में विधियों के कोडिफिकेशन या समेकन के लिए प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में की गई। आप लोगों को पता है कि ये विधि आयोग जो 1834 में पहली बार गठित किया गया था, ये आज भी जो है लगातार गठित किया जाता है और आज भी ये काम करती है। अब विधि आयोग की जरूरत 1833 में इसलिए महसूस की गई क्योंकि 1833 में पहली बार ये व्यवस्था बनाई गई कि सारी विधियों का जो निर्माण होगा, सभी कानूनों का जो निर्माण होगा, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही करेगी पूरे भारत के लिए। और ऐसे में क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश था, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानून लागू होते थे, हर एक जगह पे अपनी नियम कानून थे। इन सभी कानूनों का समेकन करने के लिए, कोडिफिकेशन करने के लिए पहली बार विधि आयोग की स्थापना 1834 में की गई। अब 1833 का एक्ट आ चुका है, तो अगला एक्ट कौन सा होना चाहिए? अगला एक्ट होगा 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट है, ये भी एक बहुत अलग अलग चीजों को चेंज करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए, भारत के लिए पूरा कानून बनाने का काम कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर रहे हैं, प्लस 6 मेंबर। ठीक है, इससे बन रही है गवर्नर जनरल की काउंसिल। ठीक है, यानी परिषद बन रही है, ये लोग सारा काम कर रहे हैं। अब आप लोग ने आज के समय में देखा होगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी काम करती है। हमारी एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 543 लोग हैं। इन 543 लोगों में से 70, 80 या 100 के आसपास लोग मिलकर सरकार का गठन करते हैं। वो सरकार में मंत्री होते हैं, वो प्रशासन चलाने का काम करते हैं। लेकिन जब उनको कानून बनाने की काम करना होता है, तो उनको संसद में लौटना होता है। यानी कानून बनाते हैं 543 लोग मिलकर और सरकार चलाते हैं उन्हीं 543 के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। यानी कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के काम में और अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है जिनकी राय मशवरा कर लिया जाए। यही काम पहली बार शुरू किया गया था 1853 के एक्ट में। 1853 के एक्ट में आपको पता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 मेंबर हैं। ये लोग सरकार भी चला रहे हैं, ये लोग कानून भी बना रहे हैं। इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदला गया।
जब ये सिस्टम शुरू हुआ 1853 के एक्ट में कहा गया कि जब गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून बनाने के लिए बैठेगी, तब इसमें अतिरिक्त सदस्य हों। और ये अतिरिक्त सदस्य कौन से होंगे, क्या गठन होगा, यानी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी परिषद, इसमें है गवर्नर जनरल प्लस 6 मेंबर्स। ये है भारत सरकार, इसको क्या हम बोलेंगे, भारत सरकार। 1853 के एक्ट में कहा गया कि जब ये लोग कानून बनाने के लिए बैठेंगे तो ये लोग तो इसमें शामिल होंगे ही, इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य भी शामिल होंगे। यानी कि भारत के लिए कानून बनाने का काम कौन करेगा, 12 लोग मिलकर करेंगे। 12 लोग मिलकर बारह लोग मिलकर, यानी ये हो गई भारत सरकार जो सरकार का काम चलाएगी। लेकिन जब कानून बनाने की स्थिति आएगी, जब किसी कानून पे डिस्कशन होगा कि ये कानून बनाने की जरूरत है, तो उसमें 6 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जाएंगे। और ध्यान दीजिए, जो विधि सदस्य बनाया गया था 1833 में पहली बार, उस विधि सदस्य को इस सरकार का मेंबर बना दिया गया, यानी विधि सदस्य को अस्थाई सदस्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त इन 6 लोगों में जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं, ये भी शामिल हों। प्रधान न्यायाधीश भी इन 6 लोगों में शामिल हो गए। यानी भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल को 1833 में दे दिया गया। और 1833 के एक्ट के बाद 1853 में एक और सुधार किया गया, यानी कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग किया गया। ये जो भारत सरकार है, ये है कार्यपालिका भारत की, और जब ये विधायिका का काम करेगी तो ये कार्यपालिका के साथ 6 अन्य सदस्य भी इसमें मिल जाएंगे, यानी 12 लोग मिलकर कानून बनाने का काम करेंगे। जो विधि सदस्य होगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। जब कानून बनाने की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो सबसे बड़ा चेंज हुआ, वो चेंज हुआ उस व्यवस्था में जिस व्यवस्था का अंग बनने की कोशिश आप सभी लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में। इसमें यह फैसला किया गया कि सिविल सेवाएं सभी लोगों के लिए खुली होंगी। सिविल सेवाएं सभी के लिए खुली होंगी। इसका मतलब है कि भारतीय लोग भी इसमें शामिल होंगे, भारतीय लोग भी शामिल होंगे। और सभी सिविल सेवाओं में भर्ती, प्रतियोगी
परीक्षा के माध्यम से यानी कि 1853 का एक्ट पहला एक्ट था जिसमें कहा गया, अभी तक क्या होता था, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो सब के सब जो है मिलकर, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो सिविल सेवाओं में जो भर्ती होंगे इनका चयन किया करते थे। अब इसके बाद क्या कहा गया 1853 में, जब कंपनी के डायरेक्टर्स भर्ती कर रहे थे तो इंडियन लोगों का स्थान उसमें ऐसे भी नहीं होना था। चेंज क्या किया गया कि सभी लोगों के लिए खुली होंगी, जो भी ब्रिटिश भारत में रह रहा है चाहे इंग्लैंड में रहा है, सभी लोग जो है सिविल सेवा में, भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो सकते हैं। इनका चयन होगा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, यानी कि एग्जाम होगा, उस एग्जाम में सभी लोग भाग ले सकते हैं, चाहे वो ब्रिटिश से सिटीजन हो चाहे इंडियन लोग हो, सारे लोग इसमें भाग लेंगे। परीक्षा लंदन में होगी और जो इसमें सेलेक्ट होगा वही भारतीय सिविल सर्विसेज में आएगा। इसी परीक्षा का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, इसी परीक्षा में आप लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि यूपीएससी के एग्जाम की सिविल सेवा में भारतीय लोगों को शामिल करने की जो छूट थी वो 1853 से दी गई। अब 1853 में ये तो हो गया, लेकिन स्थितियां भारत में बहुत तेजी से बदल रही थी। डलहौजी के शासनकाल में, वो इस समय जो है गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने हड़प नीति अपना ली थी और इससे जो है बहुत सारा असंतोष फैल रहा था। अंग्रेजों का शासन करते हुए लगभग अब धीरे धीरे 90 साल के ऊपर हो गया था और उसके जो दुष्परिणाम थे वो भारतीय लोगों को झेलने पड़ रहे थे। इसको लेकर एक आक्रोश पैदा हुआ पूरे देश में और इस आक्रोश की परिणति हुई 1857 के विद्रोह में और इस विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को हिला दिया था और ये लगने लगा था कि अगर अब परिवर्तन नहीं किया गया तो किसी भी तरह से भारत को अपने शासन में रखना, उपनिवेश बनाए रखना जरूरी असफलता मिलेगी, वो संभव नहीं होगा। इसीलिए 1858 का एक्ट बना और 1858 के एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन से हटा दिया गया और शुरू हुआ क्राउन का डायरेक्ट शासन, जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना नोट्स इस क्लास के साथ साथ जरूर बनाते चलिए। और मैं इस बात का दावा करता हूं आपसे कि अगर इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं इनका आपने नोट्स, इनका एक क्रक्स अपने पास लिख के तैयार ले गया तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन न हो जाए इस परीक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू।